जीईडी के जितने भी चारों सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, सोशल, उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स, उसके सिलेबस की ये पूरी वीडियो है कंप्लीट। इसमें चारों सब्जेक्ट्स के जो हैं वो सिलेबस की पूरी आपको डिटेल दी जाएगी और साथ ही साथ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ जीईडी करने वाले हो उसके अंदर बेसिकली आपकी क्या क्या सिलेबस कंटेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ मिलती नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एक पेन, पेपर और पेंसिल पकड़ लें और इसको लिखते जाएं, क्योंकि सिलेबस में से जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो कितने परसेंटेज में भी आता है वो भी इसका डिफरेंट होता है। तो चारों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उनकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीईडी सोशल स्टडीज़ का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट और मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए होगा। तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस को मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर किस तरीके का आता है। और हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो सोशल सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने कभी लाइफ में यूएस हिस्ट्री के बारे में उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आपने इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। 4 सेक्शन इसके अंदर आपके पास होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जो आपके पास होता है वो होता है सिविक्स एंड गवर्नमेंट। जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है यूएस हिस्ट्री। तीसरा होता है इकोनॉमिक्स और चौथा होता है आपके पास ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड यूएस पर्सपेक्टिव से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका सिविक्स एंड गवर्नमेंट से। ठीक हो गया। इसमें आपके पास आता है स्टडी टॉपिक्स लाइक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि अमेरिका में किस तरह की गवर्नमेंट है इसके अंदर, यानी कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है, उनका गवर्नमेंट का निज़ाम क्या है, प्रेसिडेंट, सेनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन कितने साल के लिए आता है, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेसेस। उसके बाद फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बिल ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनकी टॉप 10 अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने चेंज किया है, वो आपको पता होनी चाहिए। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये नहीं कि पूरा का पूरा क्या है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपको जान के हैरानी होगी कि जो अमेरिका है वो आज़ादी का दिन मनाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी ली थी ब्रिटिश एम्पायर से, जिससे हम लोगों ने ली है। तो सिविक्स एंड गवर्नमेंट सबसे मेजर होता है और इसका जो है ना, मैंने आपको बता दिया सिलेबस का कंटेंट। उसके बाद आ जाता है यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए जैसे कि अर्ली रिपब्लिक, सिविल वॉर एंड रिकन्स्ट्रक्शन। जैसे कि सिविल वॉर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो उनकी आपस के अंदर की जो जंग हुई थी उसमें आपको स्लेवरी की जंग का पता होना चाहिए। जो काले और गोरे की जो ज़रा फाइट टाइप थी वो आपको आइडिया होना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन यानी अमेरिका जब रीबिल्ड हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब उन्होंने तरक्की करना शुरू की, उस प्रोसेस के बारे में आपको पूरा यह पता होना चाहिए। मेजर वॉर्स जैसे वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर वन अगर खाली पढ़ने बैठे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जीडी के सोशल में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अलाइज कौन थे, एक्सिस कौन था, हिटलर, जो जापानीज़ एम्पायर या इटालियन जो था, मुसोलिनी वगैरह, वो सारी आपको आइडिया होना चाहिए। फ्रेंच एम्पायर का आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद कोल्ड वॉर जो अमेरिका ने लड़ी विद द सोवियत यूनियंस, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको 9/11 के बाद की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 9/11 के बाद डिफरेंट रही है, उससे पहले वो डिफरेंट रहती थी। ये यूएस हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाता है आपके पास। इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद मोनोपोलीज़। मोनोपोलीज़ का मतलब यहाँ पे होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कोई चीज़ बनाती है और मार्केट में उसकी डिमांड है, और लाजमी बात है वो जो प्राइस देगी लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज़ हों तो फिर मोनोपोली टूट जाती है। फिर अलग अलग जो कंपनीज़ होती हैं वो कम्पीट करती हैं, जैसे सैमसंग, आईफोन। आपको पता ना किस तरीके से हर कोई एक दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट देना चाहता है और प्राइस भी कम रखना चाहता है ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ आए। उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट फेवर करती है, किस सेक्टर को फेवर करती है, किस इंडस्ट्री को फेवर करती है, उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें। एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इवेंट लाइक वॉर एंड एक्सप्लोरेशन। अब जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर पे जाती है तो उससे इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में आती हैं। इससे नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड दी वर्ल्ड। एक्सपेक्ट टू सी ज्योग्राफी थीम्स जैसे कि हाउ इन्वायरमेंटल
सच एज़ हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटीज़ बॉर्डर एंड माइग्रेशन। अभी आपको पता होगा कि यूएस में किस तरह का माइग्रेशन का सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो इलीगल माइग्रेंट्स मैक्सिको से उधर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उनको डिटेन किया जा रहा है, वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, असाइलम सीकर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अर्बनाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपने आज से कुछ साल पहले सुना होगा कि जिस जगह तेल निकलता था अमेरिका उस जगह पहुंच जाता है। तो जो जोग्राफ़ी एंड दी वर्ल्ड है वो अमेरिका और जो बाकी दुनिया है उसके आपस का जो जोग्राफ़ी का ताल्लुकात हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यूक्रेन वॉर चल रही है, आपको पता होगा कि किस तरीके से जो यूएस है वो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ डील करना चाह रहा था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर उसको 50% पार्ट दें। या जैसे आजकल अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ है, उसकी क्या रीज़न है आप कभी नेट पे अभी देखें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो टोटल मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, उसके बाद आपको उनकी इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, और जोग्राफ़ी और वर्ल्ड यानी अमेरिका और जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात और जोग्राफ़ी के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होनी चाहिए। ये जीईडी का सोशल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस है और ये डिफ़िकल्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा डिफ़िकल्ट है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं अपनी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। लेकिन देखें, एक हद तक समझाया जा सकता है, उससे ज़्यादा लाजमी बात है मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप में से किसी ने सोशल स्टडीज़ पढ़नी हो तो मैं वो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जीईडी साइंस के सिलेबस के अंदर आपके पास 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 आपके पास आता है लाइफ साइंसेस, नंबर 2 आता है फिज़िकल साइंसेस, और नंबर 3 आता है अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आपके पास लाइफ साइंसेस है वो 40% होता है, और जो फिज़िकल साइंस है वो भी 40% होता है, और जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वगैरह है वो आपके पास 20% टोटल आता है। यहाँ मैंने अपने फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो लाइफ साइंसेस का 40% आता है उसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, इसके अंदर आपके पास एनिमल सेल आ जाता है, प्लांट सेल आ जाता है, और उसमें फंगस और बैक्टीरिया वगैरह, आपको जो चारों हैं उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे किस में न्यूक्लियस है किस में न्यूक्लियस नहीं होता, इस तरह की बातें। उसके बाद आपके पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ जाता है जिसमें आपके पास डाइजेस्टिव आ जाता है, रेस्पिरेटरी आ जाता है, यानी जो सांस लेने का या हार्ट की सर्कुलेशन का जो ब्लड की होती है उससे रिलेटेड आ जाता है। ज़्यादातर इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपसे ये नहीं पूछता एमसीक्यू में कि ये काम कैसे करते हैं या कौन सा, जैसे पेंक्रियास का क्या काम है या बाकी किसी चीज़ का क्या काम है, नहीं। वो आपको कोई सिचुएशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की हेल्थ है, तो हेल्थ जो है वो ब्लड और उसका हार्ट फेलियर के रिलेटेड है, तो वो उसका आपको एक पूरा पैराग्राफ दे सकता है। हो सकता है उसके बाद डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कहते हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। तो एक्चुअली सवाल तो आपका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आया है ना, वो आपको ये नहीं कहेगा कि नाम करो या उनके फंक्शन बताओ, लेकिन इसमें इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स और हेरिडिटी। जेनेटिक्स का जो आता है ना उसमें आपको म्यूटेशंस वगैरह आती हैं, आपको क्रोमोसोम्स का पता होना चाहिए, आपको बॉय और जो गर्ल होती है उसके क्रोमोसोम का एक्स वाई और एक्स एक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो एक टेबल आता है जिसको पुनित स्क्वायर कहते हैं, उसके अंदर आप जो है वो होमोजोगस और जो हेट्रोजाइगस होता है वो जीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि वो आपने टेबल बनाना होता है, कौन सी ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, ये इन्फॉर्मेशन इस वाले सेक्टर में आती है जेनेटिक्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइफ साइंस में आता है वो आता है एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। इसके अंदर आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कंप्लीट कि एवोल्यूशन कोई चीज़ कैसे करती है, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन किसको कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इसमें आते हैं, वो आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ पे जो है वो रैबिट्स रहते हैं, एक का कलर जो है वो ब्लैक है एक का वाइट है, तो आपको पता लगेगा कि जो ब्लैक वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो जो शिकार हैं वो कम से कम होते हैं, जबकि वाइट वाले जो हैं वो विजिबल होते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर जो है वो अगर कोई जंगल ऐसा है जिसका कलर ज़रा ग्रेइश टाइप है तो उसके अंदर जो वाइट वाला है उसके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं। तो उस तरह के जो सवाल होते हैं उसके अंदर एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से सवाल आता होता है, किस तरीके से वो रैबिट एवोल्यूशन के ज़रिए जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके वो अपनी जो ट्रेड्स है वो बदलेगा। आपको आपको अगर पता हो तो उसका जो कलर है ना वो वाइट से थोड़ा 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 लाइट वाइट की तरफ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि एवोल्यूशन के अंदर इस तरह की चीज़ें मेजॉरिटी आपको आती हैं।
उसके बाद इकोसिस्टम्स आ जाता है। इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फूड चेन, फूड वेब। आपको वो पिरामिड पता होगा जिसके अंदर जो कंज्यूमर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, मान के चलो आप कोई जानवर ले लेते हो, वो दरख्त वगैरह खाता है, तो दरख्त में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर उस जानवर में आती है, उस जानवर को जो है वो आप पकड़ते हो और आप खाते हो, और आपके बाद आप वो ज़मीन में वापस जाते हो। तो आपने देखना है एनर्जी लेवल के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहली चीज़ थी उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आगे आते आते वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है। तो इकोसिस्टम फूड में जो है ना वो फूड चेन का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह के हवाले से आए तो ये लाइफ साइंस आपकी होगी 40% आपके जीईडी साइंस की। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल साइंसेस की तरफ। देखिए फिजिकल साइंसेस के अंदर आपके अंदर केमिस्ट्री बेसिक्स होगा, आपको एटम्स, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए। जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस आते हैं उसमें मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे आपको हो सकता है आयरन हो और साथ में क्लोरीन हो, उन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो आपको जो है वो बैलेंस इस तरीके से करना होगा कि जो आपके पास आयरन के एटम्स थे, या फॉर एग्जांपल आपके पास आगे इधर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, कोई भी आपके पास एटम या मॉलिक्यूल है, आप उनके बैलेंस करोगे कि जब वो रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बना उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो आयरन है वो केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले कितने थे, उन दोनों को बैलेंस करना होता है। ये आपको पता होगा अगर आप पढ़ोगे इस बारे में, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बेसिक्स आ जाती हैं, जैसे मोशन, फोर्सेस, एनर्जी, वर्क, सिंपल मशीन्स। अच्छा, मोशन और फोर्सेस में आपको मेजॉरिटी जो आता है ना वो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उस हवाले से कोई चीज़ आता है। जो एनर्जी होती है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आता है, जो अक्सर सवाल आता है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल ड्रॉप करते हो तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त में मौजूद है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी किस वक्त मौजूद है सबसे ज़्यादा, एक बॉल ड्रॉप हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे हाई किधर होती है, सबसे लो किधर होती है, और दोनों के दरमियान किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंडेंसेशन के ऊपर आता है, या हीट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हीट की यहाँ पे क्या है, या वो जो फोर्सेस हैं उन दोनों के दरमियान, जो पार्टिकल्स के दरमियान है, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, उसके एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ ओम्स लॉ वगैरह आ जाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह के रिलेटेड आ जाएगा, पर इसके ज़्यादा आते नहीं हैं। इसके बाद आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेज, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। इसके अंदर आपको फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, या सोलर जो विंड है या उसके हवाले से आएगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 पैराग्राफ आएंगे 2 साइंटिस्ट की रिसर्च कि पूरी दुनिया जो है वो जो है ना नॉन रीन्यूएबल यूज़ कर रही है। अब ये हम एक न्यू चीज़ लेके आए हैं जो कि रीन्यूएबल तरीका है, तो हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, इससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलेगी कि नहीं। तो ये वो चीज़ें जो इसके इस सेक्टर के अंदर आती हैं फिजिकल साइंसेज में, जो कि 40% हिस्सा है। उसके बाद थर्ड नंबर आपके पास आता है अर्थ, स्पेसिस और साइंस। ये होता है 20% आपके पास। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेयर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक और वोल्केनोस वगैरह। इसमें मेजॉरिटी जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के वाले से, अर्थक्वेक के रिलेटेड आते होते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसके अंदर अर्थ की लेयर्स, जो माग्मा होता है या इनर कोर होता है या आउटर कोर होता है, उसके बाद क्रस्ट होती है, उससे रिलेटेड आपको आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वेदर और क्लाइमेट है इसका हिस्सा। फिर सोलर सिस्टम है जिसमें मून, सन, प्लैनेट्स हैं, पर इसके बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास आता नहीं है। फिर यूनिवर्स है, गैलेक्सी, स्टार, बिग बैंग बेसिक्स वगैरह। ये इसमें आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन से, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वो जो आपके पास पूरा सोलर सिस्टम है उसमें कौन सा प्लैनेट किस जगह पे है, सूरज से कितना दूर है। बस थोड़ा दूर का मतलब कि ये कि कौन सा प्लैनेट दूर है और कौन सा जो है वो करीब है, ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंसेस, जिसमें पोल्यूशन, कंजर्वेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि मैंने उसको ऊपर ही इंक्लूड कर दिया था, पर इसके सवाल ज़्यादा आते होते हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कंसर्निंग है इस वक्त दुनिया के लिए ना, तो ये चीज़ें इसमें आती होती हैं। तो मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको 100% जो जीईडी साइंस का सिलेबस है वो एक्सप्लेन कर दिया है। जीईडी मैथ्स का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, जो मैथ्स आपका सब्जेक्ट है मेरे नज़दीक
मैथ्स सबके लिए मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, चाहे वो ए लेवल एफएससी या जिसका मर्ज़ी हो, लेकिन जो जीईडी का मैथ्स है ना, वो एमसीक्यू जो बेस्ड पेपर पे होता है वो इजी है इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कंप्लीट कि इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आती है, इसका सिलेबस आउटलाइन क्या है। जो जीईडी का सिलेबस है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहले आपके पास बेसिक मैथ है, ठीक है, फिर बेसिक अलजबरा है, उसके बाद ज्योमेट्री है, और उसके बाद आपके पास ग्राफ्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ से। जो आपके पास बेसिक मैथ है उसमें आपके पास होल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, एक्सपोनेंट्स, रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप कभी भी कोई मैथ की कोई सिंपल किताब खोलोगे, बच्चों की बेसिक 7th की या 8th की, वो जो शुरू का पहला दूसरा चैप्टर होता है, अगर आप गौर करो, जिसमें वो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस वो सारे आते हैं, ये वो सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। दूसरा जो सेक्शन है मैथ का वो होता है ज्योमेट्री। अब याद रखिएगा, ज्योमेट्री से मेरा मतलब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री से नहीं है, बल्कि सिंपल नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है पेरीमीटर, एरिया। आपको मैथ के पेपर के अंदर एरिया के जो फार्मूलाज हैं वो सारे मेंशन्ड होते हैं, उस हिसाब से आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का भी यही हिसाब है, सरफेस एरिया उसका भी यही है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आता है, ये जब भी आप ट्रायंगल की बात कर रहे होते हो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद रेडियस, डायामीटर, ये तो आपको पता होगा कि अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा है कि क्या चीज़ होती है। अगर एक सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होता है, उसका डायामीटर क्या होता है। और उसके बाद कॉम्पोजिट शेप्स। शेप्स इसमें अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे ट्राइपीजियम हो गया, जैसे आपके पास स्पीयर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मज़े की चीज़ ये है, इसमें एंगल्स नहीं आते, ज्योमेट्री में एंगल्स नहीं आते, साइन कॉस थीटा कुछ भी नहीं आता। उसके बाद वो डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक ज्योमेट्री। तीसरा सेक्शन जो मैथ का होता है वो होता है अलजबरा का। अलजबरा में आपके पास आता है सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस, यानी वो आपके पास, आपको पता होगा कि वो एक आपको फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन आता है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, या सिंपली आपको दो आएंगे और आपने उनको एक करना होता है। जिन लोगों को आइडिया है मैथ्स का वो समझ गए होंगे मेरी बात को। उसके बाद लीनियर और क्वाड्रिक इक्वेशंस आती हैं, इनइक्वालिटीज़ आती हैं। अलजबरा इन रियल लाइफ आता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार अगर मेरी एज एक्स है तो वो फ़लाँ बंदा है वो मेरे से 5 साल बड़ा है, ये आपको पता है, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अलजबरा के अंदर आ गया। जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है ग्राफ्स और फंक्शन का। उसमें आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन, स्लोप, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्टिंग ग्राफ्स, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटीज़, स्टैट्स, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज। अब आपको जो कोऑर्डिनेट प्लेन है आपको पता होगा, वो जो ग्राफ होता है उसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। उसके अंदर आपने वो जो ग्रेडियंट होता है वो निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको पॉइंट्स लगाने आने चाहिए, वाई के ऊपर, एक्स के ऊपर, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के ऊपर। उसके बाद जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है उसमें यही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ, उसके दो हिस्से हैं, हेड और टेल, तो कितने परसेंट चांस है कि हेड आएगा? 50%। 50% ही टेल का होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 दफ़ा हेड है, एक सिक्का है उसके 3 रुख हैं, एक मिसाल है, उसके 3 रुख हैं, उसमें 2 हेड है, 1 टेल है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? तो फिर 50% नहीं रहेगी हेड की, और टेल की वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। और इसके अंदर जो स्टैट्स है उसमें बहुत फेमस क्वेश्चन आता है मीन, मीडियन, मॉड और रेंज का। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें मॉड वो वैल्यू होती है जो रिपीटेड होती है। मीन जो होता है वो आप सारों को सम करते हैं, एवरेज करते हैं, नंबर ऑफ जितने आपके पास टोटल वैल्यूज़ होती हैं। ये आपके पास पूरा सिलेबस है मैथ का। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आपको पता लग गया होगा कि ये इतना मुश्किल मैथ नहीं है, ये बच्चों वाला मैथ है। अगर आप ये मैथ कर लेते हैं आप जीईडी का मैथ पास कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जीईडी इंग्लिश का जो सिलेबस है। इसका जो जीईडी इंग्लिश का नाम है वो है रीजनिंग लैंग्वेज आर्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसके सिलेबस कंटेंट में आती हैं। आपके पास जो है वो 3 कंटेंट एरियाज़ हैं इंग्लिश के अंदर जो इसका सिलेबस आता है। सबसे पहले रीडिंग फॉर मीनिंग है, ठीक हो गया।
आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स है, और तीसरे नंबर पे है ग्रामर और लैंग्वेज, और जो चौथे नंबर पे है वो आपका ऐसे आता है। सबसे पहले हम आप इसका ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसके अंदर आपने तकरीबन 400 वर्ड से लेके तकरीबन 500 के अराउंड जो है ना वो एक ऐसे लिखना होता है, जिसके अंदर आपको जब एग्ज़ाम आता है तो वो कोई दो सिचुएशंस देता है, और उसके बाद वो आपको कहता है कि अपनी सोच से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आप देखो कि आप किसके साथ एग्री करते हो, और उसको आप कंटिन्यू करो। हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के लिए मोबाइल यूज़ करना एक अच्छी चीज़ है कि नहीं? हो सकता है आपको इस बारे में लिखने को आ जाए। तो जो एक ओपिनियन होगा उसके अंदर होगा कि जी बिल्कुल ये उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये उनके लिए जो है वो यहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए ये सब कुछ। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट नीचे लिखा हुआ होगा वो हो सकता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, वो तो आपको पता है क्या है मोबाइल के, ठीक है ना। आपको एक ऐसे लिखना होगा जिसके अंदर आप शुरू के अंदर बताओगे उनको कि मैं किसके साथ एग्री करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जिसके साथ एग्री करते हो उसके बारे में उसको आप नेगेटिव के साथ कंपेयर करोगे, और फिर एक दो तीन चार पैराग्राफ के बाद आप अपना फाइनल जजमेंट करोगे कि बेशक नेगेटिव असरात इतने हैं लेकिन हम उनको इस तरीके से कंट्रोल करके जो उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है आपका ऐसे का, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग के अंदर। इसमें कॉम्प्रीहेंड पैसेजेस, इन्फर मीनिंग्स, एनालाइज स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइड टोन। देखें, आपको जीईडी के अंदर जब इंग्लिश का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो वो किसी नोवेल में से या किसी अखबार में से या किसी उसमें से उन्होंने निकाला होता है। जो रीडिंग फॉर मीनिंग का सेक्शन है ना, उसका मतलब ये है कि आपने जब पैसेज आपके सामने आता है तो आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, जिसका मतलब होता है कि आपने उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्रीहेंड पैसेजेस, इनफर मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आपके सामने आया और मैं पूरा भीगा हुआ था, ठीक है ना। तो आप क्या इन्फर करोगे इससे? इन्फर का मतलब आप डिड्यूस क्या करोगे? आप डिड्यूस करोगे यार ये बंदा भीगा हुआ आया है, इसका मतलब बाहर बारिश हो रही होगी। ये होता है इन्फर। तो आपने उस पैसेज के अंदर इन्फर मीनिंग्स यानी कि आपने डिड्यूस करना है, जो टेक्स्ट लिखा है उससे कुछ चीज़ें खुद से सोचनी है। एनालाइज स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा जो पैसेज है ना उसके भी अंदर सेक्शन डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पैसेज आता है जिसमें एक बंदा बाइक चला रहा है, उसके बाद वो घर में जा रहा है, उसके बाद अगले पैसेज में वो कोई और चीज़ कर रहा है। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर पता लग गया कि हाँ यार, शुरू में वो बाइक पे जा रहा था, उसके बाद वो घर के अंदर आया, फिर उसने घर में ये काम किया। तो ये जो पूरा पैसेज है मेरे पास, उसके अंदर तीन अलग तरीके से जो है ना वो काम हो रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाइंग टोन। देखें, राइटर को आप देख नहीं सकते, राइटर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपने उसका जो मूड है, जब वो लिख रहा था, उसका जो टोन है, उसका बात करने का तरीका जो है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो रीडिंग फॉर मीनिंग का जो आपका सेक्शन होगा इंग्लिश जीईडी का, वो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स। इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स इन पैसेजेस। देखिए, अक्सर पैसेजेस में दो लोग बात कर रहे होंगे, हो सकता है जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, वाइफ अपने बच्चों से बात कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर हो रहे होंगे उसको आपको समझना आना चाहिए। असेस एविडेंस। अब हो सकता है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर कोई आपने खुद से एविडेंस फाइंड करना हो, आपको पैसेज के अंदर से वो चीज़ फाइंड आउट करनी। फॉर एग्जांपल, एक पैसेज आता है, उसमें आपसे राइटर पूछता है, जो आता है जीईडी में, वो आपसे पूछता है कि वो जो लड़की है उसका करेक्टर कैसा है। आप पूरा पैसेज पढ़ोगे और पूरे एविडेंस कलेक्ट करके सोचोगे कि यार उसका जो करेक्टर है ना, वो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं ना उसमें से ये होगा। ये बेसिकली इसका मतलब है कि आपने एविडेंस को असेस करना है। कंपेयर व्यू पॉइंट्स, आपको व्यू पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक हो गया। एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन आर्ग्यूमेंट इन दी ऐसे। ये हम थोड़ा सा वो उसमें ऐसे की बात आ रही है कि आर्ग्यूमेंट्स, जो दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे या तीन भी हो सकते हैं, उसमें से आपने कंस्ट्रक्ट योर ओन आर्ग्यूमेंट। कि देखो, वो आपको बता देगा मोबाइल यूज़ करने के अच्छे तरीके क्या है, मोबाइल यूज़ करने के बुरे क्या नुकसान हैं, लेकिन आपने जो अपने आर्ग्यूमेंट देनी है उसमें आपने मज़ीद पॉजिटिव बातें बतानी है। अगर आप पॉजिटिव का साइड दे रहे हो, अगर नेगेटिव का साइड दे रहे हो तो मज़ीद नेगेटिव
बातें आपने ऐड करनी। ये नहीं होता कि आपने पैसेज के अंदर से चीज़ें निकाल के सारी लिख देनी है अपनी लैंग्वेज में, आपने उससे डाटा उठाना है, लेकिन आपने खुद से भी करना है। जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है ग्रामर एंड लैंग्वेज। ये आपका तीसरा सेक्शन है। डेमोन्स्ट्रेट कमांड ओवर कन्वेंशन सच एज पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड। देखिए ग्रामर में होता ये है, वो आपको पूरा कोई सेंटेंस देगा, कोई पूरा पैसेज होगा जिसमें कोई बातचीत हो रही होगी, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। तो आपको उसकी जो है ना, वो जो वर्ड्स हैं उसको करेक्ट करना होगा, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना होगा, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, और उस पर मैं कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट जो होता है। और उसके बाद आपको उसकी पंक्चुएशन ठीक करनी हो सकती है, जिसमें सेमी कॉलन, कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपने ठीक करनी है। या कोमा, कोमा के बाद आपने एंड लगाना है, बट लगाना है, या कोई और चीज़ लगानी है। और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद उस्मान, तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर भी कैपिटल होगा। जबकि कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें से पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, जो अगला वर्ड होता है वो कैपिटल नहीं होता। ये बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं, आपको ग्रामर की पता होनी चाहिए। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो है वो आपको दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इसके सिनोनिम्स बताएं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, गुड मैं इस्तेमाल करता हूँ, पर ऑसम, अमेजिंग, ठीक है ना, ये भी उसी की रिलेशन में आते हैं। तो आपने वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने जीईडी का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपसे पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।